प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बीए फाइनल ईयर थर्ड पेपर युद्ध का अध्ययन। इसमें बच्चों हम लोग पढ़ेंगे जो है शीत युद्ध के बारे में हम लोग आज। ठीक है, शीत युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बगैर देरी किए हुए। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चों शीत युद्ध की अवधारणा एवं विकास। ठीक है, शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए, शीत युद्ध खास करके बच्चों जो ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो ये एक कंपटीशन प्रारंभ हुआ जिसे हम लोग कहते हैं प्रतिस्पर्धा। तो जो प्रतिस्पर्धा जो प्रारंभ हुआ उसी को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे इसका नाम ही है, शीत युद्ध का मतलब होता है ठंडा युद्ध। ठंडा युद्ध जैसे कि केवल युद्ध की स्थिति ना कि युद्ध। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शीत युद्ध जो है ये हिंसात्मक युद्धों से पृथक ना युद्ध और ना ही शांति की स्थिति होती है। कहने का मतलब बच्चों इसमें ना तो युद्ध होता है ना व्यक्ति, जैसे कहते हैं ना मन हमारा ऐसा ही है, ना तो शांत है ना ही, कहने का मतलब मन में जैसे उथल पुथल मची रहे तो कहा जाता है मन बिल्कुल शांत नहीं है। तो इसी प्रकार बच्चों एक शीत युद्ध की स्थिति होती है। तो शीत युद्ध ना तो युद्ध की अवस्था होती है और ना ही शांति की अवस्था होती है, जिसमें भाग लेने वाले पक्ष एक दूसरे के विरुद्ध राजनीतिक, आर्थिक व मनोवैज्ञानिक हथियारों का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, केवल राजनैतिक, आर्थिक हथियारों का, मनोवैज्ञानिक हथियारों का प्रयोग करेंगे, ना कि वास्तविक युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले अग्नेय अस्त्रों का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर अग्नेय अस्त्रों का प्रयोग हो जाता है तो शीत युद्ध नहीं, वो सीधे गर्म युद्ध हो जाएगा, हॉट युद्ध, कोल्ड वार जिसे हम लोग बोलते हैं। कोल्ड वार है शीत युद्ध, तो वो सिर्फ हो जाएगा हॉट वार। ठीक है, चलिए इसकी परिभाषा जो है, परिभाषा के बारे में हम लोग देखते हैं। अलग अलग विचारकों ने अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित किया है। तो बच्चों हम आपको पहले जो है एक साधारण तरीके से बता देते हैं कि शीत युद्ध की स्थिति क्या है। पहले आप लोग को समझ लीजिए, उसके बाद फिर जो है उसको हम लोग परिभाषा के तौर पर हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों शीत युद्ध जो है देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में मात्र दो महाशक्तियां बची। दो महाशक्तियां बची, कौन कौन? एक तरफ सोवियत संघ और दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अब दोनों की स्थिति देखा जाए तो दोनों ने द्वितीय विश्व युद्ध को सामने से बिल्कुल मिलकर लड़ा है। ठीक है बच्चों, दोनों ने केवल जर्मनी के डर से एक साथ होकर जर्मनी को पराजित करने के लिए, जर्मनी को मात देने के लिए ये लोग मिलकर लड़े हैं। लेकिन वास्तव में दोनों के बीच में सैद्धांतिक मतभेद भी है। जैसे सोवियत संघ एक साम्यवादी राष्ट्र है और अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका एक पूंजीवादी राष्ट्र है। अब यही कंडीशन है कि सोवियत संघ ना तो पूंजीवाद को पसंद करता है, ठीक है बच्चों, सोवियत संघ यानी लेनिन की विचारधारा, ना तो पूंजीवाद, क्योंकि पूंजीवाद को ही जो है वो गरीबी का परिणाम मानती है। जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा है कि पूंजी कि ये गरीबी और जो है क्या बोलते हैं, गरीबी और जो है ये कमजोरी, खास करके मजदूरों की ये गरीबी उसके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम नहीं है, बल्कि ये अमीरों की देन है। ठीक है, अमीरों की स्वार्थपूर्ण नीतियों का परिणाम है। तो बच्चों जहाँ पर एक तरफ पूंजीवादी का घोर विरोधी साम्यवादी राष्ट्र, वहीं पर साम्यवाद के प्रसार को रोकने वाला एक पूंजीवादी राष्ट्र। तो दोनों ही अगर देखा जाए तो दोनों की विचारधाराओं में मतभेद है, सिद्धांतों में मतभेद है, दोनों एक दूसरे को लाइक नहीं करते। लेकिन जर्मनी से युद्ध में बचना था दोनों को, इसलिए दोनों एक साथ मिलकर युद्ध लड़े थे। अब वही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों के बीच में फिर वही मतभेद चालू हो गया बच्चों, क्योंकि अमेरिका ने भी साम्यवाद के प्रसार पर बहुत सारी पाबंदी भी लगाई। अमेरिका का विचार यही था कि साम्यवाद बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, अब दोनों, और ये वो काल था बच्चों, ध्यान दीजिएगा थोड़ा से, दोनों के बीच में विचारधाराओं का मतभेद था, दोनों के सिद्धांतों में पर्याप्त मतभेद था। केवल मजबूरी थी, दोनों अपने बचने के लिए जर्मनी से लड़े थे। चलिए, अब ये वो समय था 1945 के बाद बच्चों, जब एशिया और अफ्रीका
कि बहुत सारे राष्ट्र जो कि ब्रिटेन के और अन्य यूरोपीय शक्तियों के उपनिवेश थे, उपनिवेश का मतलब बच्चों जो गुलाम होते थे, जैसे भारत भी उन्हीं में से एक था। तो एशिया और अफ्रीका के जो देश थे वो 45 के बाद जो है ये आज़ाद होने लगे। ज़्यादातर देखा जाए तो 45 के बाद, जैसे 47 में भारत को आज़ादी मिली, पाकिस्तान नया राष्ट्र बना, तो ऐसे जो है एशिया और अफ्रीका महाद्वीप दोनों के जो है बहुत सारे राष्ट्र जो है आज़ाद हुए। और जैसे ही ये आज़ाद हुए, इनके पास बच्चों कोई विकल्प नहीं था, वैसे इनको शोषण करके इनको छोड़ दिया गया हो, क्योंकि बहुत दिनों तक गुलामी की जंजीरों से जकड़े जकड़े बेचारे बहुत कमज़ोर हो गए थे। अब इनकी स्थिति क्या थी? अब इनकी स्थिति ये थी और महाशक्तियाँ कि ये बेचारे अपना विकास कैसे करें, ठीक है। और इधर महाशक्तियाँ दोनों, सोवियत संघ और अमेरिका, ये दोनों मुँह बाए खड़ी थीं कि जैसे ही कोई जो है आज़ाद हो, विकास के नाम पर उसको तुरंत अपने पक्ष में शामिल कर लिया जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ में उसको सदस्यता दिलाया जाए और तुरंत उसको अपने गुट में शामिल कर लिया जाए। गुट का मतलब अपनी गुटबंदी की नीति, अपने सपोर्टरों की संख्या बढ़ाना, अपने मित्रों की श्रेणी में रखना। तो ऐसे राष्ट्रों को अपने गुट में शामिल करके थोड़ा बहुत विकास का नाटक किया जाएगा। विकास के लिए आर्थिक सहायता भी देते थे अमेरिका और सोवियत संघ जैसे राष्ट्र, तो इनको शामिल कर लेते और अपने गुट में फिर से। कहने का मतलब जो अभी तक एक विश्व युद्ध ये लोग झेल चुके हैं, अगर दोनों इसी कंडीशन में लगे रहे तो ये शीत युद्ध कभी भी हार्ड युद्ध में बदल सकता था, अर्थात तीसरा विश्व युद्ध होना निश्चित था बच्चों, ठीक है। और देखा जाए तो बहुत से राष्ट्र इन महाशक्तियों के गुटों में शामिल भी हुए। एक नाटो गुट बना अमेरिका का, नाटो गुट, जिसमें लगभग शुरुआत में 18-20 कंट्री से शुरुआत हुआ और भी संख्या बढ़ी इसमें। और नाटो के बदले में सोवियत संघ ने बनाया वार्सा पैक्ट। तो कहने का मतलब ये सैनिक संधियों के द्वारा अब दोनों एक दूसरे को पछाड़ने के लिए परेशान है कि किसके पास ज़्यादा गुट, किसके गुट में किसका गुट ज़्यादा मजबूत है। इतना ही नहीं, हथियारों का निर्माण देखिए, 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम का निर्माण कर लिया। 1945 के बाद से लेकर और 1949 में सोवियत संघ ने भी परमाणु बम का निर्माण कर लिया, ठीक है। अब इन 4 वर्षों में अमेरिका आराम से गुंडाई कर सकता था, भाई सोवियत संघ के पास परमाणु बम नहीं था। 4 वर्षों में अमेरिका ने जो चाहा सो किया। लेकिन जब सोवियत संघ ने भी परमाणु बम का परमाणु बम बना लिया, तो फिर अमेरिका की दादागिरी वहीं पर समाप्त हो गई। तो दोनों एक दूसरे के साथ लगभग देखा जाए तो बिल्कुल समानांतर स्थिति हो गई और दोनों ही अच्छा से अच्छा हथियार बनाने में, अपने मित्रों की संख्या बढ़ाने में, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों दोनों राष्ट्रों के बीच में एक प्रतिस्पर्धात्मक युद्ध शुरू हो गया, यानी एक दूसरे को पछाड़ने के लिए किसके पास कितने ज़्यादा मित्र हैं, किसका सैनिक संगठन ज़्यादा मजबूत है, किसके पास अच्छे से अच्छे हथियार हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच में एक समानांतर युद्ध प्रारंभ हो गया। बच्चों उसी समय जो है दोनों महाशक्तियों के गुटों से बचने के लिए एक तीसरा गुट बना, जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे कि गुट निरपेक्ष, जो कि खास करके प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू जी की देन है, ठीक है। नेहरू, नासिर, टीटो, इन तीनों लोगों ने मिलाकर हिंदुस्तान के, भारत के नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर और यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, इन तीनों लोगों ने इन नए आज़ाद हुए राष्ट्रों को या इन विकासशील या गरीब राष्ट्रों का एक नया गुट बनाया, जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब बच्चों, इन सभी राष्ट्र, अगर ये सभी राष्ट्र इन महाशक्तियों के गुट में शामिल होते या महाशक्तियों का दामन थाम लेते, तो ऐसी स्थिति में होता क्या कि इन महाशक्तियों द्वारा एक बार मदद दी जाती, दोबारा फिर ये बेचारे गुलामों की जंजीरें में फिर से जकड़ उठते, क्योंकि जो अमेरिका कहता उसको वो लोग करने के लिए मजबूर थे, जो सोवियत संघ कहता उसके गुट वाले उसको करने को मजबूर होते। ऐसी स्थिति में क्या होता, अगर एक किसी जो है गुट का हाथ थामे हुए हैं तो दूसरा गुट उससे बहुत ही घृणा करता। तो ऐसी स्थिति में ये गुट निरपेक्ष राष्ट्र बना, गुट निरपेक्ष आंदोलन चला और इसके ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्र इसके सदस्य हो गए। इनके सैनिक गुट तो 10-12, 4-6, 10, 8-10, 8-9 राष्ट्र जो है वार्सा पैक्ट में थे। अब लगभग 25-30 कंट्री हो गए थे नाटो गुट में, बाकी गुट निरपेक्ष में लगभग 100 पार हो गए थे, ठीक है बच्चों।
तो कहने का मतलब यही है। तो इन दोनों के बीच में जो भी प्रतिस्पर्धात्मक युद्ध हुआ, इतिहास में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसे शीत युद्ध के नाम से जाना गया। अब देखिए, शुरुआत में अमेरिका ने बहुत तेजी बनाया, बहुत से अच्छे अच्छे हथियारों को उसने बनाया, और उसी एवज में सोवियत संघ जो कि बाद में परमाणु बम बनाया था, तो इसने संख्या में इतना ज़्यादा बनाता गया, इतना ज़्यादा बनाता गया, और 1960 के दशक आते आते सोवियत संघ ने प्रक्षेपास्त्र भी बना लिया। ठीक है बच्चों, प्रक्षेपास्त्र भी बना लिया, तो बाद में अमेरिका ने भी बनाया ऐसा। तो जब देखा जाए तो इसमें जो है सोवियत संघ ने इतना ज़्यादा जो है मात्रा में हथियारों का निर्माण कर लिया, इतना ज़्यादा हथियारों का निर्माण कर लिया कि बच्चों उसकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई। अब स्थिति क्या थी? दोनों के बीच में अभी तक जो प्रतिस्पर्धात्मक युद्ध चल रहा था, 1970 के दशक में आते आते सोवियत संघ की स्थिति कमज़ोर हो गई। अब कुछ उनके अंदर क्या बोलते हैं, समझदारी भी जागी कि हम लोग बेवजह इन हथियारों के चक्कर में परेशान हैं, हमारी जनता भूख से मरने वाली है, और हथियारों का प्रयोग भी हम कहीं नहीं कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। हाँ, इस बीच में इन दोनों राष्ट्रों ने क्या किया, अगर कहीं पर विकासशील राष्ट्रों के बीच में अगर युद्ध होता था तो दोनों एक दूसरे को पकड़कर उनमें हथियारों की बिक्री करते थे और आर्थिक लाभ कमाते थे। ठीक है बच्चों। जैसे भारत पाकिस्तान के युद्धों में पाकिस्तान को सदा मदद देता रहा कौन? अमेरिका। भारत को मदद देता रहा सोवियत संघ। ठीक है बच्चों। भारत में जो ये MiG-21 मिग नाम के जो भी विमान, लड़ाकू विमान हैं, वो सभी सोवियत संघ के ही दिए हुए हैं। ठीक है। मिग हो गया, टी नाम से टी सीरीज के जो टैंक हैं हमारे, वो भी सोवियत संघ का ही दिया हुआ है। इतना ही नहीं, 1971 के युद्ध में तो उसने सैनिक मदद भी हमारी की थी। संभवतः वो भी एक समय था जबकि दोनों महाशक्तियों के बीच में परमाणु युद्ध छिड़ने की संभावना थी। लेकिन बच्चों, दोनों महाशक्तियां बेवकूफ़ नहीं है कि हम जैसे छोटे छोटे राष्ट्रों के चक्कर में दोनों आपस में टकरा जाएंगी और अपने विनाश को निमंत्रण दे देंगी, बस बेवकूफ़ बनाने के लिए भले ही हम लोगों के साथ हों, लेकिन वो आपस में कभी टकराएंगी नहीं। ठीक है बच्चों। चलिए, तो मेरा कहने का मतलब यही था कि 1970 का दशक आते आते जब दोनों के बीच में समझदारी जागी, तो उसी समय से फाल्ट, स्टार्ट आदि समझौतों के द्वारा थोड़ी सी तनाव में शिथिलता प्रारंभ हुई, अर्थात शीत युद्ध में थोड़ी सी कमी आई। और 1991 के आते आते मिखाइल गोर्बाचेव, सोवियत नेता, सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, इन्होंने जो है बिल्कुल लगभग शीत युद्ध के उस खतरे को ही समाप्त कर दिया, जिसका परिणाम हुआ बच्चों कि दोनों के बीच में बहुत सी हथियार, शस्त्र निशस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण समझौते हुए। इसमें जो है बहुत से हथियारों को नष्ट करना स्वीकार किया तो उन्होंने, और सोवियत संघ जो है 15 नए भागों में बंट गया बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि विश्व में सिर्फ एक ही महाशक्ति बची, वो बची संयुक्त राज्य अमेरिका। आज की स्थिति क्या है? अब चाइना भी महाशक्तियों की श्रेणी में आ चुका है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, ये जो दोनों के बीच में जो प्रतिस्पर्धात्मक युद्ध था, यही है। इसमें संख्या बढ़ाना, एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार करना, एक दूसरे से जलते रहना, ठीक है, एक दूसरे के प्रति घृणा का प्रचार करना, दूरी बना के रखना, एक दूसरे को कमजोर करने का प्रयास, मनोबल गिराने का प्रयास, ये सारी चीज़ें हैं वो क्या बोलते हैं, शीत युद्ध में। ठीक है। चलिए, हम थोड़ा सा इसमें बारे में पढ़ते हैं, परिभाषाओं के बारे में। ठीक है बच्चों। तो आ जाते हैं हम लोग परिभाषाओं के बारे में। हमारे विचार से आप लोग शीत युद्ध का मतलब समझ गए होंगे। ऐसा युद्ध जैसे इसमें युद्ध ना हो, लेकिन युद्ध की स्थिति बनी रहे, एक दूसरे से जलते रहिए, ईर्ष्या करिए, घृणा करिए, एक दूसरे को नीचा दिखाइए, एक दूसरे से कमजोर करिए। ठीक है। बैक डोर से आप नुकसान करने का प्रयास कीजिए। आर्थिक नुकसान, चाहे जो भी नुकसान कीजिए, राजनीतिक कोई नुकसान आप कीजिए, लेकिन मारपीट नहीं। ठीक है बच्चों। वह सब चीज़ें शीत युद्ध के ही अंतर्गत आती हैं। जैसे देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच में लगभग सदा शीत युद्ध चलता रहता है। दोनों एक दूसरे से घृणा करते हैं। ठीक है। दोनों ही एक दूसरे से घृणा करते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार करते हैं। और जो है वो पाकिस्तान, अब भारत तो चाहे कम, भारत जो है देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए भले ही थोड़ा सा कभी कभी अच्छा साबित होता है, लेकिन पाकिस्तान को भारत से इतनी घृणा है कि किसी मंच पर कभी भारत का सपोर्ट करता ही नहीं।
हर समय विरोध, हर समय विरोध, हर समय विरोध, उसकी आदत बनी हुई है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो हमारे कहने का मतलब ये शीत युद्ध भारत पाकिस्तान का नहीं है, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। शीत युद्ध जो भी है वो सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का जो वैचारिक मतभेद है, उसी में बहुत सारी चीजें ऐसी जोड़ दी गई जो कि शीत युद्ध यानी प्रतिस्पर्धात्मक युद्ध के रूप में जाना जाता है। इसका स्थान मानव मस्तिष्क होता है, ना कि युद्ध क्षेत्र। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए परिभाषाओं में हम देखते हैं। डॉक्टर डी.एन. वर्मा ने क्या कहा है। शीत युद्ध राष्ट्रों के मध्य व्याप्त तनाव की ऐसी स्थिति को कहते हैं जिसमें प्रत्येक राष्ट्र अपने को शक्तिशाली तथा दूसरे को कमजोर बनाने का प्रयास करता है। इसमें बारूद के गोले या हथियारों से लड़ा जाने वाला युद्ध तो नहीं होता, किंतु युद्ध की स्थिति और तनाव बना रहता है। ठीक है बच्चों, ढंग से आप लोग परिभाषा को सुनिएगा और पढ़िएगा, हर चीज आपको समझ में आ जाएगी। मेजर जनरल डी के पालित ने क्या कहा है। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिस कारण क्षेत्र मानव मस्तिष्क होता है। कहने का मतलब जिसका कारण और क्षेत्र ये केवल मानव का मस्तिष्क होता है, इसलिए इसे मानव मस्तिष्क में युद्ध के विचारों को प्रश्रय देने वाला संघर्ष कहा गया है। ठीक है बच्चों, युद्ध का विचार है, ना कि युद्ध। चलिए, के.पी.एस. मेनन ने क्या लिखा है। शीत युद्ध एक संघर्ष है। कैसा संघर्ष है देख लीजिए बच्चों। दो विचारधाराएं कौन थी, पूंजीवादी और साम्यवादी। पूंजीवादी अमेरिका, साम्यवादी का नेतृत्व करता सोवियत संघ। दो पद्धतियों का संसदीय जनतंत्र यानी अमेरिका, पीपुल्स जनतंत्र यानी सोवियत संघ। ठीक है बच्चों, वहां की व्यवस्था है ये संसदीय जनतंत्र और पीपुल्स जनतंत्र। दो गुटों का, नाटो गुट, वार्सा गुट। बच्चों ये दोनों सैनिक संगठन है। नाटो गुट है अमेरिका का और ये वार्सा गुट है रूस या सोवियत संघ का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दो राज्यों का, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, ये तो आप लोग जानते ही हैं। दो व्यक्तियों का, जोसेफ स्टालिन तथा जॉन फॉस्टर डलेस। बच्चों ये दोनों जो है शीत युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। जोसेफ स्टालिन ये है यूएसएसआर के द्वितीय विश्व युद्ध के समय से उसके बाद तक के सोवियत राष्ट्रपति हैं। जॉन फॉस्टर डलेस हैं अमेरिका के विदेश मंत्री। ठीक है बच्चों, ये हैं कहाँ के, अमेरिका के, जॉन फॉस्टर डलेस, यूएसए। ठीक है, चलिए अब बच्चों शीत युद्ध की विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं। शीत युद्ध में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। चलिए, यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच प्रारंभ हुआ। अच्छी बात है, अभी आपको बता चुके हैं। इसमें हर प्रकार से एक दूसरे को नीचा दिखाने एवं कमजोर करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है बच्चों, यह एक प्रकार का वैचारिक संघर्ष होता है, विचारों का संघर्ष बच्चों। ठीक, यह मानव मस्तिष्क में युद्ध के विचारों है बच्चों, देख लीजिएगा, को प्रश्रय देने वाला युद्ध है जो मानव मस्तिष्क में लड़ा जाता है। मानव मस्तिष्क मतलब बच्चों वही है, एक दूसरे से घृणा करना, जलन करना, एक दूसरे के प्रति प्रचार करना, एक दूसरे के प्रति अपनी इच्छाएं थोपना। ठीक है, एक दूसरे के कमजोर कराना, एक दूसरे का जो भी हो सके नुकसान करना, विचार से, मन से। ठीक है, चलिए खुल के आप करेंगे, सामने जाएंगे तो युद्ध हो जाएगा। प्रतिस्पर्धात्मक युद्ध, प्रतिस्पर्धा का मतलब बच्चों वही है, एक दूसरे को पछाड़ने की नीति। हर क्षेत्र में आप पीछे कीजिए, हथियारों के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, संबंधों के क्षेत्र में, संगठन के क्षेत्र में, जो भी हो, हर क्षेत्रों में एक दूसरे को पछाड़ने की रणनीति अपनाई जाती है। ये क्या है, वास्तविक युद्ध नहीं है बच्चों। देखिए, वास्तविक युद्ध नहीं है, युद्ध जैसी स्थिति है बच्चों। अगर किसी से जब लगातार घृणा किया जाए, किसी को हर समय तंग किया जाए, किसी को प्रचार के द्वारा कमजोर करने का प्रयास किया जाए, किसी की बुराई की जाए, तो मान के चलिए कि युद्ध तो नहीं है ये जब तक जो हो रहा है, लेकिन युद्ध हो सकता है कभी भी, अर्थात युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है। युद्ध जैसी स्थिति है लेकिन युद्ध नहीं है। वास्तविक युद्ध से भी अधिक खतरनाक है। वास्तविक युद्ध में बच्चों मारपीट होती है, लेकिन खतरनाक क्या होता है, क्योंकि मन में भरा हुआ है, मन में क्या सत्य है क्या गलत है सब कुछ भरा हुआ है, उसको सत्य मानकर आप दूसरे का विरोध करेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये वास्तविक युद्ध से भी खतरनाक स्थिति है।
इसमें संबंध तनावपूर्ण और सीमित होते हैं। सीमित का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक दूसरे से संबंध नहीं रखते, काम पड़ने पर बोल दिए, नहीं तो नहीं बोले। और संबंध लगातार तनावपूर्ण, हर समय टेंशन युक्त, इसलिए कि एक दूसरा आपका विरोधी है, मानसिक विरोधी है। खुलकर वो युद्ध के मैदान में विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन मन से तो विरोध है ना। तो इसलिए संबंध तनावपूर्ण रहता है और संबंध जो है सीमित रहते हैं, अपने मतलब से मतलब। शीत युद्ध का साधन छद्म युद्ध होता है। छद्म युद्ध बच्चों वही है, बैकडोर से युद्ध। दोनों राष्ट्र एक दूसरे के विरुद्ध हर प्रकार के घृणित प्रचार का प्रयोग करते हैं। इसमें युद्ध तो नहीं होता, लेकिन युद्ध की तैयारी बराबर चलती रहती है। बच्चों, युद्ध की तैयारी का मतलब बड़े से बड़ा हथियार बनाना। एक ने परमाणु बम बनाया, दूसरे ने भी बना लिया। एक ने मिसाइल बनाई, दूसरे ने भी बना लिया। एक ने और अच्छा हथियार बनाया, हाइड्रोजन बम बनाया, दूसरे ने फिर बना लिया। कहने का मतलब एक दूसरे का कंपटीशन जो चलती है, प्रतिस्पर्धा जिसको हम लोग कहते हैं, वो चलती रहती है। तो वही है युद्ध की तैयारी। और हर प्रकार से एक दूसरे को पछाड़ने के लिए दोनों पक्ष परेशान रहते हैं। यह युद्ध की अवस्था, यह ना तो युद्ध की अवस्था होती है, ना ही शांति की। ना तो लड़ाई होती है बच्चों, और ना ही मन शांत रहता है किसी का। ठीक है, यह कभी भी वास्तविक युद्ध में परिवर्तित हो सकता है। ठीक है बच्चों, ये कभी भी वास्तविक युद्ध में परिवर्तित हो सकता है। अब देखिए, वास्तविक युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच युद्ध हुआ क्यों नहीं बच्चों? इसमें था जो है भयादोहन। भयादोहन का मतलब दोनों एक दूसरे से डरते थे। ठीक है, दोनों को ही एक दूसरे से डर था, परस्पर विनाश का भय। स्थिति डरते क्यों थे? क्योंकि दोनों के पास परमाणु हथियार थे और दोनों की स्थिति ये थी कि अगर जो है परमाणु युद्ध हुआ तो दोनों में से कोई नहीं बचेगा। ठीक है बच्चों, इसीलिए दोनों वास्तविक युद्ध से हर समय पीछे भागते रहे हैं। एक दो बार जो है परमाणु युद्ध होने की जो है संभावनाएं तो बढ़ी, लेकिन फिर भी उसे जो है हमारे गुटनिरपेक्ष और निर्गुट राष्ट्रों ने और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों से उसे टाल दिया गया। जैसे बच्चों देखा जाए तो 1962 का क्यूबा संकट, उस समय भी परमाणु युद्ध होने की संभावना थी। और भारत पाकिस्तान 1971 के समय भी परमाणु युद्ध हो सकता था, लेकिन दोनों महाशक्तियों ने बड़े दिमाग से काम लिया और इसको टाल दिया। ठीक है बच्चों, चलिए, कहने का मतलब वही है, एक दूसरे या पारस्परिक विनाश का भय जो है दोनों से कभी भी जो है परमाणु युद्ध नहीं होने दिया। पारस्परिक विनाश वही है, एक अगर जो है लड़ेगा, अगर एक ने अटैक किया तो दूसरा भी अटैक करेगा, परिणाम क्या होगा? दोनों का ही विनाश हो जाएगा, ये निश्चित था। अब बाकी धरती पर बच्चों इस समय इतने परमाणु बम मौजूद हैं कि ऐसी ही धरती को 60 बार नष्ट किया जा सकता है। ये बिल्कुल रियल है। दोनों के पास, दोनों चारों क्या बोलते हैं, पांचों जो ये हैं अस्थायी सदस्य हैं, इनके पास अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस के पास तो कम है, भारत जैसे राष्ट्रों के पास तो बिल्कुल गिने चुने हैं। लेकिन जो जखीरा है वो किसके पास है? बाकी हो अमेरिका और सोवियत संघ, रूस के पास है बच्चों। इस समय तो रूस बन चुका है, सोवियत संघ तो नहीं रहा, अब रूस बन चुका है। कहने का मतलब इनके पास परमाणु बम, बच्चों ध्यान दीजिएगा, परमाणु बम, मिसाइलें, न्यूट्रॉन बम, हाइड्रोजन बम और रासायनिक हथियार, जैविक हथियार, ठीक है, ये सभी हैं। अब भारी मात्रा में हैं, इतनी मात्रा में हैं कि ऐसी धरती को कम से कम 50 बार नष्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, कहने का मतलब ये कभी भी वास्तविक युद्ध में परिवर्तित हो सकता है और इसी परस्पर विनाश के भय से अभी तक नहीं हुआ है। इसमें दोनों पक्ष बच्चों निम्न प्रक्रिया अपनाते हैं, अर्थात शीत युद्ध में क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। पहली बात, शक्ति में वृद्धि करना, यानी किसकी? अपनी शक्ति में वृद्धि करना, मित्रों की संख्या बढ़ाना, आधुनिक हथियारों का निर्माण करना, अच्छे से अच्छे लेटेस्ट हथियारों का निर्माण करना और एक दूसरे के विरुद्ध घृणित प्रचार करना। ठीक है बच्चों, और क्या किया जाता है? पहली बात तो एक और होता है बच्चों, मित्रों की संख्या बढ़ाना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक स्थान पर यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, अगर आप लोग लिख रहे होंगे तो यही लिख लीजिएगा वो बना के, मित्रों की संख्या बढ़ाना। ठीक है, और क्या किया जाता है? एक दूसरे के मित्रों को तोड़ना, अर्थात दूसरे के मित्रों को उससे अलग कर देना।
सैनिक गुटबंदियाँ, जैसे हुआ है बच्चों नाटो और वारफा, नाटो और वारफा, नाटो अमेरिका की गुट सैनिक गुट, वारफा सोवियत संघ की। और एक दूसरे के गुटों को तोड़ना, उसके गुटों से उसके गुटों के कुछ राज्यों को तोड़कर अपने गुट में मिलाइए, ठीक है, ये जो है प्रक्रिया है। और एक दूसरे को कमजोर करने का वो हर संभव प्रयास करना जो आप कर सकते हो, ठीक है बच्चों। चलिए ये वीडियो लंबा होगा, चलिए अब यहीं से इसको हम समाप्त करते हैं, ठीक है बच्चों। तब तक आप लोग पढ़िए लिखिए, खुश रहिए।